सारा आकाश उपन्यास के पूर्वार्ध, जिसका नाम सांझ है, इसमें बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं, ठीक है, बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं जो कि कहा जा रहा है, हमने आज उसे पढ़ना है। और ये अध्याय 1 है और उसी अध्याय 1 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि पूर्वार्ध को सांझ कहा गया। ये सारा आकाश का पहला भाग है जिसका नाम क्या है, पूर्वार्ध, उसे सांझ कहा गया। सांझ यानी संध्या, इवनिंग। बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं यानी कोई जवाब जहां ना मिले, ठीक है, जब इंसान परेशान है, बेचैन है, ठीक है। तो जो वातावरण है उसी से हम शुरुआत करें। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ के साथ सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लदाए। नीचे फाटक पर कमर लचका कर ताली बजाते हिजड़े आए, जियो जियो रे लला का लाभ भूल कर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा कर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले सामल की बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार, भाग दौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो, ठीक है। तो मैं इसको समझा दूं। यह जो लेखक हैं राजेंद्र यादव लिख रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि इनके घर में इनकी शादी हुई थी, इससे खुशहाली का माहौल कायम था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसी माहौल में घर के सामने सामल, एक सेठ का नाम है, उसकी बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर मर जाती है। और धुएं के बगुले यानी बवंडर जो उठते हैं उसे देख करके लोग भागते हैं। लेकिन जब किवाड़ यानी दरवाज़ा तोड़ते हैं, तोड़ते तोड़ते पता चलता है बहू मर गई रहती है। अब कहा गया ऐसी शुभ घड़ी में यानी अब शादी विवाह का घर है, या सब अनिष्ट होना। अनिष्ट यानी जिसकी हम इष्ट यानी कामना ना करें। इष्ट का मतलब होता है कामना। तो अनिष्ट यानी जिसकी हम कामना ना करें, तो सबका दिल धड़क उठा, परिवार के सदस्यों का, कि कहीं हमारे घर में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। ऐसी चीख पुकार, भाग दौड़ मच गई जैसे भूचाल है। भूचाल यानी भूकंप। अब हम समर की बातों को जानते। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहाग रात है। सीलन भरी गंदी सकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, यह फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फर्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी। आप समझ सकते हैं, यानी एक तरफ उसके घर में बहू जल गई है तो वहाँ शोक मनाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं। तो एक तरफ समर के यहाँ बहू आई है, खुशहाली मनाई जा रही है, औरतें गा रही हैं गला फाड़ कर। तो दोनों स्वर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए समर कह रहा है कि इसमें फर्क करना संभव नहीं है। अब इसके पात्र कौन कौन है, इसके लिए मैंने एक वीडियो जो है पहले बना दिया है,
उसमें आप जा कर के देख लीजिए इस उपन्यास के कौन कौन पात्र हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको देखना आपके लिए ज़रूरी होगा। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहाग रात है, देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है का नारा देने वाला वह युवक भी अब चौपाया हो गया है। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचितों, अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिरों की ओर चला जा रहा है। वही तो, ठीक है। तो यहाँ पर संघ जो आया है ये आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था, वहाँ पर जाता था। चौपाया हो जाना यानी जानवर वाली वृत्ति हमारे अंदर आ जाना, ठीक है। तो खाना तो हम खाते ही हैं, नींद भी लेते हैं, तो ये सब क्या है, सब जानवरों के पास भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है। तो मैथुन यानी ये रिलेशन बनाने, फिजिकल जो रिलेशन बनाते हैं हम, इसे मैथुन कहते हैं। तो सब दृष्टि से इंसान क्या है, जानवर है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर उस पर जो है बेस कर जाते हैं तो इसका मतलब होता है हम पूरी तरह से जानवर उस समय बन जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी चेतना जानवरों की जैसी हो जाती है, हमारी सोच जानवरों की जैसी हो जाती है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होने लगती है। तो इसलिए कह रहा है कि जो नारा देता था कि देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है, आज वही क्या है, चौपाया हो गया है। यानी उसमें ये जानवर वाली जो वृत्ति है यह जग चुकी है, ठीक है। अब जानवर के जैसे वह इस रिलेशन को करेगा या व्यवहार अपनाएगा, ठीक है। आगे नहीं बोलना है, आप समझदार हैं। इसके बाद यहाँ एक जगह है जहाँ बैठकर कुछ क्षण शांति से इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा, रात को देर से लौटेगा, तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं, यानी वही मंदिर जाता, शाखा जाता, ठीक है। तो अरे लो एक और पियो ठाकुर साहब, तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार तुम्हारे समधी साहब कुछ क्यों ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है, आज तो बिलाई थी। तो ऐसा जो है हो रहा है, क्योंकि उच्च वर्ग के ठाकुर हैं, ठाकुरों का खानदान है, तो वहाँ पर ऐसी जो है सोचे माहौल शादी ब्याह में देखने को मिलता है। क्योंकि ये आगरे का चित्रण है, जहाँ रचनाकार का जन्म स्थान आगरा है, तो उस पूरे आगरे के वातावरण को इन्होंने वहाँ पर चित्रण किया है। झंझलाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जबान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें, माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया। उठो उठो, फेरों का वक्त हो गया है, सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। यहाँ पड़े हो न शरीर का होश न कपड़ों का ख्याल, क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं। उठो उठो, देख 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 उसे देख जरा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी किए, जिसके कानों में सफ़ेद नगों वाले फूल हैं। यार क्या आंखें हैं, हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आपके घर में अवेलेबल होगी बुक, आप उसको देखिएगा, उसमें से पढ़िएगा, जो मेन पॉइंट है वहाँ पर चलेंगे। अब मुख्य बातें करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। तो 11 के लिए ही विशेष करके यह वीडियो जो है चलेगा। तो यहाँ पर जो बारातियों में जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं यही सब है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन हमें जहाँ दिखती है हम यहाँ पर आ जाएं और इस लाइन को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है,
हाय मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बन कर दिखाने के सपने, अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात भर की नींद और खून दे दे कर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे, ऐसा समर सोच रहा है। ठीक है, समर यह सोच रहा है कि वो जो सोचा है, उसकी जो सोच थी कुछ उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, वो सारी उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके जो एम्बिशंस थे सभी क्या हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उसके इच्छा के खिलाफ शादी कर दी गई। ठीक है, अब आगे ही उसकी ये सोच है, तो अब आगे उस अपने मन को ढांढस बंधाता है, धीरज धराता है कि नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, मैं तो हिम्मत क्यों हार रहा हूँ, मुझे तो हिम्मत बांधनी चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में सोचता है। और यहाँ पर जो लाइन है, यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है, यानी अब उसे सही वास्तव में परीक्षा देनी है। अब तक जो स्कूली परीक्षा दी वो अलग बात थी, अब उसे क्या करना है, ज़िंदगी में परीक्षा देनी है। अब देखिए वह सोचता है तरह तरह की बातें, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी म्लेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके, है ना। भारत महापुरुषों का देश है, राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है, उसे लजाना नहीं है। उनकी यह परंपरा संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं, उन्हें जगाने और सामने लाने की ज़रूरत ऐसा सोचता है। कि मतलब वह जो निराश होता है एक क्षण के लिए, तो फिर वो जो सांस्कृतिक जो विचारधाराएं हैं, जो महापुरुष हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के सोचता है कि नहीं, मुझे इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और इनके आदर्शों को सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिए नीचे में है कि हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं, है ना। इंसान जो कमज़ोर मन का होता है, इंसान की जो कमज़ोरी होती है, अपने उस कमज़ोरी के क्षण में वह भगवान को ही क्या करता है, पुकारता है और भगवान से बोलता है कि वह उसकी लाज रखें। ठीक है, मैं अब देखिए आगे प्रभा के बारे में भी सोचता है कि मैं इसकी राग रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूँगा। यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं, वह सोचता है कि मैं अगर शिक्षा दीक्षा पूरी कर लूँ, 4 साल हैं एमए कर लूँगा, तब तक वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम, होगा भी क्या मालूम करके। यानी शुरुआत में आप देखें कि उसे कोई प्रभा की परवाह नहीं है, वो सोचता है उसका जो मर्जी सो करे, हमसे मतलब नहीं है, मुझे तो अपना ही सोचना है। और ये कहता भी है कि बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। ये इम्पोर्टेंट लाइन में आ सकती है कि बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी। तो ऐसी बात है। अब बाधा के रूप में कहाँ किसको सोच रहा है, तो बाधा के रूप में जाहिर सी बात है प्रभा को एक बाधा मान रहा है कि वह उसके एम्बिशंस में, उसके लक्ष्य में बाधा बनेगी और उससे जो चाहता है वह नहीं कर पाएगा, आगे जीवन में अपने आगे नहीं, भावी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस तरह जो है हमारा अध्याय 1 खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हम दूसरे अध्याय में भी इसी तरह देखें, इम्पोर्टेंट लाइन जो है कि कहता है कि मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। किसका रास्ता नहीं था, दूसरे लड़कों के बारे में सोचता है कि कॉलेज में जब मतलब स्कूल के जो पढ़ता है, स्कूल में कुछ लड़के थे जो इधर उधर की करते थे, है ना। दूसरे लड़के होते हैं जैसे लड़कियों को देख के सीटी बजाना, कमेंट्स करना,
तो उस तरह का लोग करते थे और लड़कियों को देखते थे, तरह तरह कमेंट्स करते थे, लेकिन समर ऐसा नहीं था। इसलिए वह यहाँ पर उसी की बात है कि मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। यानी वो दर्शन सुख सोचते थे कि देख लें, आँख मतलब आँख सेकना जिसको कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा जो सुन रहा होगा। तो एक जो मीनिंग होती है कि मतलब दर्शन सुख पाना, आँख सेकना एक मुहावरा है। तो ऐसा जो था उनके अंदर, जो लड़कों के अंदर भाव था, समर के अंदर ऐसा नहीं था। इसलिए वो कह रहा है कि उनका रास्ता मेरा रास्ता नहीं था। मन ही मन में दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। ठीक है, नारी देवत्व की ओर उठते मनुष्य को बांध कर राक्षसत्व के गहरे अंधे कुओं में डाल देती है। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी, ऐसा सोचता है। यानी औरतों को लेकर के जो उसके विचार थे वह उसी तरह के थे जो हमारे पूर्वज, जो प्राचीन समाज में लोग सोचते थे, जो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है। क्योंकि हमारे परिवार में मुखिया जो है पिता माना जाता है, और पिता यानी पुरुष कहेंगे। तो उस पुरुषवादी नज़रिए से समर भी सोचता है कि ये प्रभा आई है तो प्रभा के आने से मुझे कोई सुकून नहीं मिलना है, बल्कि मेरी परेशानी ही बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूँ। ऐसा वह सोचता है कि मुझे हर क्षण तलवार की धार पे चलना है, इसलिए बस जरा सा अपने को साध लूँ और डगमगाऊँ नहीं। ठीक है, इसके बाद है, देखिए यहाँ पर आगे लाइन है, मैं 2 अध्याय तक ही करूँगा। जैसे सनसनाता हुआ तीर खच्च से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई चीज़ सन्ना कर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान है। तो यहाँ जो है कि वह जब अपने कमरे में प्रवेश करता है उस रात को, तो उस रात के समय प्रभा भी थोड़ी दुखी रहती है। हम आगे इसको समझ पाएंगे जब प्रभा इसका अपने मुंह से जब कहती है कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की, मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा। क्योंकि अब देखिए, एक तरफ तो शादी से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ वो आशा भी रखता है कि जैसे आचरण करेगी, आएगी तो उसका पैर छुएगी, उससे बोलेगी, दूध का गिलास लाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और प्रभा ने क्या किया कि आई सीधे और मतलब उससे बोली नहीं, उससे कुछ बात ही नहीं की। ठीक है, तो अब समर ने अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, और प्रभा ने भी कुछ नहीं बोला। तो समर को लगा कि इसके अंदर तो बहुत घमंड भरा हुआ है। मैंने तो सोचा था कि मुझसे कहेगी, अपराध जो हुआ है उससे क्षमा मांगेगी, तो मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको ये किया, मतलब नज़रअंदाज किया, ऐसा कुछ कहेगी। लेकिन ये तो कुछ कह नहीं रही है। मतलब इसने क्या किया, इसने तो मेरा अपमान किया। अगर हम इसे देखना चाहें तो आपको दिखाना ज़रूरी है, आप पढ़िएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि आता है तो देखता है कि कमरा सन्नाटा है और वहाँ पर स्टूल है, स्टूल पे पंखा रखा है, पंखा चल रहा है। और आता है तो देखता है कि जो उसने कठोरता का व्यवहार किया उससे क्षमा मांगेगी, क्योंकि वह तो लापरवाही दिखाता है। ठीक है, वो जब आता है तो उसके साथ आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसके सामने वो क्या करती है, उठ करके जंगले के सामने देखने लगती है, उससे कोई बात ही नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए उसको ये चोट पहुंचती है। वह सोचता है कि इतना बड़ा अपमान इसने मेरा किया, मेरे तरफ मुख भी नहीं किया, मुझे देखा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए वह जो है सोचता है कि इतना बड़ा मेरा अपमान की, भीतर बहती तरल खून की धारा पल भर में जमकर बर्फ बन गई, मैं यहाँ आया ही क्यों, ऐसा वह सोचने लगता है। और फिर अब दूसरी भावना आ जाती है कि इतना अशिष्टता कर दी, नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। मैं सोचता था कि वह मेरे पाँव पर झुक जाएगी तो मैं उसके दोनों कंधे पकड़कर उठा लूँगा। यही तमीज़ और अदब सिखाया है घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है,
है ना, ऐसा सोचता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो लास्ट लाइन है इस अध्याय की देखें, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सारे इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा है, और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का रास्ता है, मानवता का रास्ता। अब ऐसी मानवता जाए भाड़ में, जब आप घर में ही सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और घर के ही सदस्य को आप दरकिनार कर रहे हैं, तो मानवता की बात आप कैसे करेंगे। लेकिन समर की बुद्धि कुछ अलग ही तरह की थी, जैसा कि हम इस उपन्यास में देख रहे हैं। ठीक है, तो सोचता है कि मैं इसे दंड दूंगा, ये दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन बोलता है नहीं नहीं, ये अच्छा हुआ मुझे देव ने दंड दिया है, भगवान ने मुझे दंड दिया कि मैं इसके मुँह पास में ना पड़ूं, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।